Hello everyone, and let's start the next topic, which is very important topic. You must know, अगर आप लिबर्टी पढ़ रहे हो एंड आपको ये नहीं पता कि जेएस मिल कौन है, यानी कि जॉन स्टॉट मिल, कंफ्यूज मत हो ना, एक ही इंसान है, ये कौन है, तो फिर कोई नहीं मानेगा कि आपने लिबर्टी जैसा कोई कंसेप्ट भी पढ़ा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. So J.S. Mill on liberty. This view will be discussed in detail in the next section. This section means this video. All right, let's get ahead. Look at yet another example cited in the beginning of the chapter. अब एक पुराना एग्जाम्पल जो हम पढ़ चुके हैं उसको वापस देखेंगे. The BA class wants to have a free period. On the face of it, it appears as a collective decision of the class. Now, there might be a few as even one student, few का मतलब एक student भी, who may want the lecture to take place. होते हैं कुछ ऐसे. What do you think should be the decision of the teacher? अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि ये एक बीए की क्लास है. ठीक है, समझ लो आप हो. हाँ, इन द लास्ट लेक्चर आई आस्क्ड यू फ्रॉम वेयर आर यू, ओनली स्नेहा रिप्लाइड. थैंक यू स्नेहा, योर कमेंट्स आर सो ओवरवेलमिंग. थैंक यू सो मच. सो प्लीज़ टेल मी फ्रॉम वेयर आर यू, व्हाट यू आर स्टडिंग. इसमें क्या है? ओके, सो यहाँ पर एग्जाम्पल पे आते हैं. सो बीए क्लास है एंड फ्री पीरियड है. मतलब कॉलेजेस में तो अभी तक आपने कॉलेज के दर्शन ही नहीं किए होंगे, सो फॉरगेट दैट. बट इन स्कूल टाइम सपोज मैथ्स टीचर एब्सेंट हो गए, वाओ व्हाट अ प्लेजर. ठीक है, पर होते नहीं थे इजीली, बट वट एवर. चलो, कोई भी टीचर एब्सेंट हो गया, कोई भी पीरियड फ्री मिल गया, एंड अब या स्पोर्ट्स पीरियड ही मुश्किल से मिलते थे स्कूल में, तो वही खा जाते थे मैथ्स टीचर. तो आपको एक पीरियड फ्री मिला है, और उसमें क्लास की चॉइस है, किस मेजॉरिटी की चॉइस है कि चलो यार बाहर खेलने चलते हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड चलो, ठीक है, बाहर चलो, फ्री पीरियड. मैंने थोड़ा एग्जांपल चेंज कर दिया, पर कोई बात नहीं, वो भी सेम बात है. ठीक है, स्पोर्ट्स ग्राउंड चलते हैं. लेकिन उसमें से एक बच्चा है जो है कि नहीं, मुझे तो मैथ्स का पीरियड है तो मुझे तो मैथ्स का ही लेक्चर चाहिए, दूसरे सेक्शन के टीचर बुला लो या कुछ और कर लो, बट नहीं, मेरे को तो लेक्चर चाहिए. मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है ग्राउंड पे, वो धूप मिट्टी, मेरे को कोई मज़ा नहीं आता, ना खेलना आता है, तो बस क्लास में बैठो. अब वो एक बच्चे ने बोला है. ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हम लिबर्टी की बात करें तो क्या डिसीजन लेना चाहिए उन टीचर को? व्हाट शुड बी द डिसीजन ऑफ द टीचर, कि वो उस एक बच्चे या एक या क्लास के 4 बच्चे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, उन्हें फ्री पीरियड या स्पोर्ट्स पीरियड नहीं चाहिए, उन्हें बस क्लास में बैठना है, या कुछ भी करवा लो, बस क्लास में बैठना है, बाहर नहीं जाना है. तो इस पॉइंट में टीचर क्या डिसीजन ले? आगे बढ़ते हैं. An almost immediate response may be that since the majority of the students do not want the class to take place, the opinion of a few students या or one student who want to attend the lecture should not be considered. अब एक जनरल व्यू में अगर हम इस सिचुएशन को देखें, आपकी क्लास में, आपके स्कूल में ऐसा हुआ हो, तो उनको कोई देखता भी नहीं है. तो तुमको नहीं बैठना तो बैठ जाना, तुम पेड़ के नीचे और बैठ जाना उधर, अपने बातें कर लेना. यही होता है जनरली, यही होता है ना, मेजॉरिटी का ही जो व्यू होता है ना, उसको हमेशा वेटेज दी जाती है. एंड ये इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसे यूटिलिटरिज्म कहते हैं, कि जहाँ पर ज़्यादा लोगों की खुशी हो, जहाँ पर मेजॉरिटी, कोई भी ऐसा एक्शन जिससे ज़्यादा लोगों को खुशी मिल रही हो, मेजॉरिटी में हो रही हो, वो ठीक है, वो लिबर्टी कह सकते हैं हम, उसको हम लिबर्टी के अंदर जस्टिफाई कर सकते हैं. बेसिकली यही चीज़ है, इसी को आपको समझाया गया है इसमें. ऑलराइट, दिस कैन जनरली बी जस्टिफाइड एज अ डेमोक्रेटिक डिसीजन, और इसको एक डेमोक्रेटिक डिसीजन भी आप कह सकते हो कि भाई एक डेमोक्रेटिक चॉइस है. ठीक है, क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो उसमें से 46 स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर द स्पोर्ट्स पीरियड या रेडी टू टेक अ फ्री पीरियड, लेकिन वो 4 नहीं है, तो ठीक है. ये इलेक्शन में भी होता है, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है. ठीक है, लोकतांत्रिक देश है, राष्ट्र है, तो डेमोक्रेटिक डिसीजन भी हुआ. पोल के हिसाब से मेजोरिटी क्लास फ्री पीरियड जाती है, स्पोर्ट्स पीरियड जाती है. Such a democratic decision, however, is at the cost of suppressing the individual decision of the student who want to attend the lecture. हालांकि ये एक डेमोक्रेटिक डिसीजन है, लेकिन ये उस इंडिविजुअल डिसीजन को, उस एक स्टूडेंट को जिसे लेक्चर चाहिए या जिसे फ्री पीरियड नहीं चाहिए, उसके तो अगेंस्ट हो गया ना, उसकी चॉइस को तो सप्रेस कर दिया. The liberty not to have one's individual opinion suppressed by collective decisions of society and state is at the core of J.S. Mill's understanding of liberty. J.S. मिल जो हैं, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये बेसिकली ये बोलते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल की चॉइस को कभी भी सोसाइटी या मेजॉरिटी की चॉइस की वजह से कहीं भी सप्रेस नहीं किया जाना चाहिए.
ये जेएस मिल कहते हैं। ये कहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल ओपिनियन को कलेक्टिव डिसीजन की वजह से या कलेक्टिव डिसीजन के थ्रू कभी भी सप्रेस नहीं किया जाना चाहिए। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है लिबर्टी की। जबकि बेंथम, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, उन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई एक ऐसी चॉइस है जिससे किसी को कोई हार्म नहीं हो रहा है, ठीक है, और सोसाइटी के मॉरल प्रिंसिपल्स में भी ठीक है, हमने 3-4 पॉइंट्स पढ़े थे, रिवाइज कर लेना, अगर वो सारे एग्री होते हैं तो उसने बोला, बेंथम ने बोला था कि सही है। लेकिन मिल बेंथम के व्यू से थोड़ा आगे जाते हैं, वो उस पर नहीं टिकते। मिल्स व्यू ऑन लिबर्टी आर बेस्ड ऑन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूटिलिटी इन द लार्जेस्ट सेंस ग्राउंडेड ऑन द परमानेंट इंटरेस्ट ऑफ मैन एज अ प्रोग्रेसिव बीइंग। उन्होंने एक बुक भी लिखी है, उसमें से एक ऐसे है ऑन लिबर्टी, सीक्स टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। ये लाइन अंडरलाइन कर लो, हिज एसे ऑन लिबर्टी सीक्स टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। उन्होंने बोला कि इंडिविजुअल लिबर्टी जो एक ह्यूमन की होती है उसको स्टेट यानी कि गवर्नमेंट और सोसाइटी के इंटरफेरेंस से बचाना चाहिए। He takes the concept of liberty. He takes the concept of liberty beyond the utilitarian doctrine of Bentham by holding the view that a proper conception of happiness includes freedom as individuality. यहाँ पर ये जो वर्ड है यूटिलिटेरियन डॉक्ट्राइन ऑफ बेंथम, यू सी दिस, ठीक है, हाँ ये लो अपने आप ही हो गया, ये जो वर्ड है द यूटिलिटेरियन डॉक्ट्राइन ऑफ बेंथम, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर ऐसा डिसीजन है जिसमें से अगर मान लो 100 लोग हैं, उनके ऊपर कोई डिसीजन लेना है, तो उसमें से 60% लोगों के लिए वो डिसीजन सही है, बाकी 40% को हालांकि उससे फ़ायदा नहीं होगा या उससे इतना कुछ लेना देना भी नहीं है, उनके फ़ायदे की बात भी नहीं है, लेकिन 60% राजी है और खुशी है, तो वो डिसीजन ले लेना चाहिए। ये डॉक्ट्राइन यूटिलिटेरियन डॉक्ट्राइन कहता है। मतलब कोई ऐसा डिसीजन है जिससे मेजोरिटी को फ़ायदा हो रहा है तो फिर ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो डिसीजन सही है और लिबर्टी है। ये बात जो है, ये बेंथम का जो कंसेप्ट है ना यूटिलिटेरियन डॉक्ट्राइन, इसका ये मतलब होता है। इस कंसेप्ट को जॉन स्टॉर्ट मिल, जीएस मिल जो है नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो एक हैप्पीनेस का कंसेप्ट होता है ना, उसमें एक इंडिविजुअल के फ्रीडम को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, वो भी तो इंक्लूडेड है, ठीक है। फॉर मिल इंडिविजुअलिटी वॉज अ प्री रिक्विसाइट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द सेल्फ, ठीक है। मिल कहते हैं कि एक इंडिविजुअल का जो पॉइंट होता है, उसका जो फ्रीडम होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंसान को खुद, उसके खुद के कल्टिवेशन के लिए, उसके खुद के डेवलपमेंट के लिए। दिस वुड एनेबल सोसाइटी टू प्रोग्रेस एज ईच इंडिविजुअल इज फुल इन प्रपोर्शन टू द एक्सटेंट दे डिफर फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। सो मिल ने यहाँ पर बेसिकली हर ह्यूमन की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करी है, हर ह्यूमन के खुद के पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव और यूनिकनेस, रादर आई शुड यूज द वर्ड यूनिकनेस, को ज़्यादा रिस्पेक्ट करा है। जेएस मिल क्वालिफाइड यूटिलिटेरिज्म विथ 2 कंसिडरेशंस। उन्होंने बोला कि मैं इस यूटिलिटेरियनिज्म, जो इन्होंने वर्ड यूज़ करा है, इस कंसेप्ट को चलो मैं क्वालिफाई भी करता हूँ, मैं मान भी लेता हूँ, लेकिन 2 शर्तों पर, ठीक है। यूटिलिटेरिज्म बेंथम ने डॉक्ट्राइन यूटिलिटेरिज्म बेंथम ने दिया था, ठीक है, जिसमें बोला था कि मेजोरिटी की अपने साथ वो डिसीजन सही है। अब जेएस मिल मानते हैं, लेकिन 2 कंसिडरेशन के साथ। पहली, इन अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी consideration has to be given both to the quality and quantity of pleasure। इन्होंने बोला कि जब आप ये प्रिंसिपल लगाते हो यूटिलिटी का, यूटिलिटेरिज्म का, तो इस पे आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो खुशी आप मेजॉरिटी में देख रहे हो, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ प्लेजर क्या है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्लेजर को ध्यान में रखा जाए। सेकेंड, यूटिलिटेरियनिज्म need not involve a radical break with traditional morality. Instead, everyday rules of morality can be seen as the utilitarian thumb rule। इन्होंने बोला है कि जब आप ये यूटिलिटी का, डॉक्ट्राइन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट यूज़ करते हो, ठीक है, तो इसमें जो ट्रेडिशनल मोरालिटी है उसको भी मेंटेन करके रखा करो, ठीक है। एवरीडे रूल्स ऑफ मोरालिटी कैन बी सीन एज द यूटिलिटेरियन थंब रूल। मॉरल्स को हमेशा ध्यान में रखा कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने बस कुछ भी डिसीजन ले लिया जो मेजॉरिटी के फेवर में है, लेकिन हो सकता है वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो बहुत ज़्यादा,
तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखे कीजिए। यहाँ पर एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देना हो ना तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, आप सब ने पढ़ रखा होगा और आप अच्छे से मेंशन भी कर सकते हो, क्योंकि देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, वाटर रिजर्वायर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन उससे जो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं एक तरह से जो होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं जिनको माइग्रेशन सफ़र करना पड़ता है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको देखना चाहिए फ़ायदा और नुकसान कितना है। वहाँ पर जहाँ डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है वहाँ पर जो लोग हैं उनको कितना नुकसान हो रहा है, क्या उस डैम कंस्ट्रक्शन से उससे ज़्यादा फ़ायदा हो पाएगा, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर ही डिसीजंस लेने चाहिए, या लिबर्टी के कंसेप्ट को समझा जाना चाहिए, ठीक है। It is almost inevitable for conflicts to emerge from these qualifications. After all, it is very difficult to prove that watching a classical dance rehearsal is more pleasurable than eating bhelpuri on the streets or vice versa. ठीक है, आप इसको प्रूफ देखो यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने कि आप ये प्रूफ नहीं कर सकते, मतलब कितना मुश्किल है आपके लिए प्रूफ करना कि एक क्लासिकल डांस आप जो देख रहे हो उसकी रिहर्सल देख रहे हो वो कैसे ज़्यादा प्लीजिंग हो सकती है या प्लेजरेबल हो सकती है देन ईटिंग भेलपुरी। फूड कम्स फर्स्ट, राइट, ऑफ कोर्स यू माइट एंजॉय दैट रिहर्सल, लेकिन फूड कम्स फर्स्ट, ठीक है ना। आप या ये वाइस वर्सा भी बोला है इन्होंने, ओके। अगर आप डांस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आपको में भी वो ज़्यादा अच्छा लग सकता है, इट्स बेसिकली एन कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन आप प्रूव नहीं कर सकते, मतलब हर किसी का इंटरेस्ट अलग होगा, वो अलग चीज़ को ही सपोर्ट करेगा। लेट्स मूव अहेड। कॉन्फ्लिक्ट्स कैन इमर्ज इवन फ्रॉम मिल्स सेकेंड क्वालिफिकेशन। अब ये बोलते हैं कि जो मिल का सेकेंड क्वालिफिकेशन है, जो दूसरी शर्त है, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। टेक द स्टेटमेंट, अब एक स्टेटमेंट के हिसाब से आपको समझाया गया है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब इन्होंने मिल ने सेकेंड क्या दिया था शर्त की, यूटिलिटेरियन नीड नॉट इन्वॉल्व रेडिकल ब्रेक विद ट्रेडिशनल मोरालिटी, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है, क्या है, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वन कैन फाइंड आर्ग्यूमेंट्स एज टू हाउ दिस विल रिजल्ट इन ग्रेटर प्लेजर एज वेल एज ग्रेटर पेन। मतलब वो बोल रहे हैं कि इसको आप कैसे क्लासीफाई करोगे कि इसमें आपको प्लेजर मिलेगा, ठीक है, ग्रेट प्लेजर मिलेगा या ग्रेटर पेन मिलेगा। देखो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, नो डाउट, ठीक है। लेकिन कहीं पे अगर इसकी वजह से, हालांकि उसका जो मॉरल स्टेटस होगा इंसान का वो तो बिल्कुल सेटिस्फाइड रहेगा अगर वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी जिएगा, लेकिन उसकी वजह से अगर उसे कुछ लॉस हो गया तो, फॉर एग्जांपल एक ऑफिस है, एक बॉस है, वहाँ पर उसने छुट्टी ले ली, ओके। अब अगर वो ऑनेस्टी रखता है और बोलता है कि हाँ वो अपनी फैमिली के साथ बिना किसी लीव अप्रूवल के ही वो वेकेशन पे चले गए या मतलब हॉलीडे पे चले गए, तो बॉस उसका ऑफ कोर्स गुस्सा होगा। लेकिन वहीं पर अगर वो सिक लीव का झूठ बोल दे, यानी ऑनेस्टी नहीं रख रहे हैं, झूठ बोल दे, तो उनकी जॉब तो सेव हो जाएगी, लेकिन उनके मॉरल प्रिंसिपल्स हर्ट हो जाएंगे। अगर अब वो मॉरल प्रिंसिपल्स को लेकर चलेंगे जैसे कि जेएस मिल ने बोला, तो उनको लॉस हो सकता है, ग्रेटर पेन हो सकता है। सो लिबर्टी फॉर मिल कैन बी रिगार्डेड एज अ प्रिंसिपल दैट मीडिएट्स सच कॉन्फ्लिक्ट्स। तो उन्होंने बोला कि ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके बीच में ये मीडिएट करता है। फ्रीडम और लिबर्टी फॉर मिल इज ऑल्सो वैल्यूएबल एज एन एंड इन इटसेल्फ। अब ये बोल रहे हैं कि चाहे फ्रीडम की बात करो चाहे लिबर्टी की बात करो, मिल के लिए इज़ ऑल्सो वैल्यूएबल एज एन एंड इन इटसेल्फ, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत ऑफकोर्स वैल्यूएबल हैं मिल के कंसेप्ट में भी। मिल ने भी इनको इक्वल वो दी है इंपॉर्टेंस कि हर एक इंसान के लिए उसका फ्रीडम और लिबर्टी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ नॉट टू से दैट इवन अ रॉन्ग एक्ट इज़ टू बी वैल्यूड इफ़ इट इज़ फ्रीली चोजन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर आप कोई भी किसी गलत एक्ट को ले ले लिबर्टी के नाम पे तो उसे आप एक फ्री चॉइस बोल दो, जी नहीं, उसे बिल्कुल भी वैल्यू या राइट नहीं कहा जा सकता। रॉन्ग इज रॉन्ग। वॉट इट इंडिकेट्स इज फ्रीडम एज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ द आइडियल ऑफ इंडिविजुअलिटी। ये अंडरलाइन करो, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। वॉट इट इंडिकेट्स इज फ्रीडम एज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ द आइडियल ऑफ इंडिविजुअलिटी। ये मेन चीज़ जॉन स्टुअर्ट मिल अपनी थ्योरी में बोलते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का फ्रीडम भी एसेंशियल कंपोनेंट है। इट इज़ बाय द वर्च्यू ऑफ द फ्रीली चोजन एक्शंस दैट एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन वर्दी पर्सन। क्योंकि एक इंसान अपनी लाइफ में जो पर्सनल डिसीजंस लेते हैं, पर्सनल चॉइसेस जो वो रखते हैं, उन्हीं से पता चलता है कि उस पर्सन का कैरेक्टर कैसा है और वो पर्सन कितना वर्दी है।
इस स्टेटमेंट को ज़रा सोच के देखना, ठीक है। पर्सनल चॉइसेस डिस्क्राइब्स अ पर्सनस वर्थ, ठीक है। मिल डिस्कसेस लिबर्टी अंडर 3 एस्पेक्ट्स, ये अगेन इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो, ठीक है। मिल इसको 3 मेजर एस्पेक्ट्स के अंदर इसको स्टडी करते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड डिस्कशन, कि हर किसी को अपने थॉट और डिस्कशन की लिबर्टी होनी चाहिए। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, हर एक इंसान की अपनी खुद की इंडिविजुअल लिबर्टी उसका प्रिंसिपल है। एंड लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी ओवर एन इंडिविजुअल्स एक्शन, अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर है कि एज एन कलेक्टिव, एज अ कॉमन हम गवर्नमेंट को रख सकते हैं कि उसके वो एक इंडिविजुअल के ऊपर उनकी क्या लिमिट है कि वो उस पर कितना एक्शन या कितना कंट्रोल उनके ऊपर कर सकते हैं। ये कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ गवर्नमेंट की है कि वो लिमिट्स क्या हैं उस अथॉरिटी की एक इंडिविजुअल के एक्शन पे, ठीक है। सो सबसे पहला क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड डिस्कशन। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। एंड थर्ड, लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी ओवर एन इंडिविजुअल्स एक्शन। रिपीटेड अगेन एंड अगेन, 2-3 बार बोलो, पॉज करके यू कैन से इट। Liberty of thought and discussion is often understood as freedom of expression. ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल भी लगता है, क्यों? देखो, जब हम बात करते हैं कि लिबर्टी ऑफ थॉट एंड डिस्कशन, कि आपके पास लिबर्टी है और थॉट ऑफ डिस्कशन, मतलब डिस्कशन है, ये जब थॉट की बात होती है तो ऑफकोर्स इसको वही समझा जाता है कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं क्या सोच सकता हूँ और उसको डिस्कस कर सकता हूँ, मतलब मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो चीज़ के साथ अंडरस्टूड करा जाता है। इट्स नॉट जस्ट द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन बट ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू हियर ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड, ठीक है। यहाँ पर 2 चीज़ें, यहाँ पर सिर्फ ये बात नहीं है कि इट्स अ राइट टू एक्सप्रेस, बट इट्स ऑल्सो अ राइट ऑफ द पीपल टू लिसन टू दोज ओपिनियंस, ठीक है। टीवी के अंदर जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं मेनली, वहाँ पर बहुत सारी डिबेट्स चलती है, हॉट हीटेड ऑफ डिबेट्स होती हैं। सम आर कम्प्लीटली शिट, सॉरी टू से, बट सम आर रियली टू बैड, दोज barking dogs, but on Rajya Sabha and Lok Sabha, mostly on, I think on Rajya Sabha, there are some evening shows, they are really quite good, those are actual good debates। तो वहाँ पे वो उनका राइट है कि वो अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करके किसी भी टॉपिक के ऊपर एक्सप्रेस करें, और ये आपका राइट है फ्रीडम टू लिसन टू दोज ओपिनियंस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होती हैं। सो वाइल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज sought टू बी एक्सरसाइज्ड minimally at the level of an individual, the good derived from the freedom is for humankind at large। दिस मीन्स कि अगर हर एक इंडिविजुअल अपना अपना ओपिनियन रखेगा तो एक 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 डिस्कशन ऑफ बेंच है, सपोज करो है, ओके। तो वहाँ पर अगर 4 लोग बैठे हैं और उनमें से सिर्फ एक ही एक्सप्रेस किए जा रहा है, तो इतना उस डिस्कशन में भी मज़ा नहीं होगा, उस डिबेट में भी मज़ा नहीं होगा। लेकिन अगर चारों के चारों अपने पॉइंट्स और ओपिनियन बिना एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हुए अपना उनको अपना विचार, अपना खुद का विचार जो रखते हैं, ये बहुत रेयर होता है। पीपल जनरली या तो कुछ सुन के या देख के या किसी और के कहने से कहकर या अपने किसी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर वो सही बोल रहे हैं तो ये सही है, इस चक्कर में अपना खुद का जो पॉइंट ऑफ ओपिनियन होता है उसको खो देते हैं। वो बिना खोए जब आप ओपिनियंस लेते हो तो एक अच्छे ओपिनियंस आने का जो चांसेस होता है वो ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। एंड दैट इज़ बेसिकली, अगर हर इंडिविजुअल अपना ओपिनियन रखना शुरू करता है और एक अच्छा ओपिनियन होता है तो दैट्स बेसिकली गुड फॉर ह्यूमन काइंड इन लार्ज, सबका फ़ायदा है उसमें। मिल एन्यूमरेट्स 4 रीजन्स इन फेवर ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब मिल ने 4 मेन रीज़न दिए हैं इन फेवर ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कि क्यों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। मिल के हिसाब से लिबर्टी के अंदर ये होना ही चाहिए कि हर किसी को अपने थॉट्स और डिस्कशन को प्लेस आउट करने का राइट होना चाहिए और सबको उस ओपिनियन को सुनने का भी राइट होना चाहिए। 4 रीज़न है। इफ एन ओपिनियन इज सप्रेस्ड एज अगेंस्ट द प्रिवेलिंग नोशन, if an opinion is suppressed as against the prevailing notion and the suppressed opinion is right, then humankind stands deprived of its benefits, and even if it is the prevailing notion that is right suppressed of the wrong deprives humankind for the opportunity to reinforce what is right. So to facilitate the expression of opinion, true or false, there are against the prevailing notions in society, freedom of expression is needed। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये लोग कह रहे हैं इस फर्स्ट पॉइंट में। सपोज करो कि कोई ओपिनियन है, ठीक है,
वो ओपिनियन किसी गलत चीज़ के खिलाफ है और उस सही ओपिनियन को ओप्रेस कर दिया जा रहा है, तो जो ह्यूमन काइंड है वो सफ़र करेगा। क्यों? क्योंकि जो सही चीज़ है उसको तो दबा दिया गया, सही ओपिनियन को तो आवाज़ उस आवाज़ को तो दबा ही दिया गया ना। तो अगर कोई भी नोशन है, या कोई नोशन इन द सेंस कि कोई भी इंसिडेंट, कोई भी बात हो रही हो और उसके अंदर एक छोटे से एग्जांपल पे, हम छोटे लेवल पे इसको समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आपके घर के अंदर डिस्कशन है आपका कि आप स्मार्ट लाइट्स अपने घर में लगवाना चाहते हो, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करती है पर थोड़ी सी एक्सपेंसिव है नॉर्मल लाइट से। अब आप, क्योंकि आप टेक्निकली ज़्यादा अवेयर हो, तो आप अपनी फैमिली को कन्विंस कर रहे हो कि वो हम स्मार्ट लाइट्स ही लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व है ना, हम उसको सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन आपकी फैमिली बोल रही है कि नहीं, बहुत ज़्यादा महंगी है, ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। लेकिन आपका जो ओपिनियन है वो इन टर्म्स ऑफ सेविंग द एनर्जी और फ्यूचर रेफरेंस के हिसाब से ज़्यादा बेटर है। अब आपका ओपिनियन अगर आपको वो रखने ही नहीं दिया जाएगा, आप आपको चांस ही नहीं दिया जा रहा कि आप उनको उसके फ़ायदे बताओ कि स्मार्ट लाइट्स के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, तो नुकसान किसको हुआ? आपकी घर की लाइटनिंग जो रॉन्ग डिसीजन हो गया है, उसको आपका बिल कभी भी, मतलब उसमें कोई आपको बेनिफिट ही नहीं रह गया। जो नॉर्मल था पहले, पुरानी टेक्नोलॉजी लेके बैठ गए, जिससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बिल जो है बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आपकी फैमिली एक इक्वल ओपिनियन आपको देती है एंड दे अलाउ यू कि हाँ बताओ भाई क्या नई चीज़ है, हमें नहीं पता, तो आप उनको एक्सप्लेन करते हो कि स्मार्ट लाइट्स है, लाइट सेव करती है और हमें ईएमआई पे मिल जाएगी, या जो कुछ भी है, ये सब कुछ XYZ उसके सारे फीचर्स आपने बता दिए एंड दे गेट कन्विंस्ड। तो आपके सही ओपिनियन ने एक रॉन्ग डिसीजन लेने से आपकी फैमिली को रोक लिया, बेनिफिट हुआ ना आपको। और अगर आपके ओपिनियन को प्लेस नहीं दी जाती तो आपको नुकसान होता। ऑफ कोर्स एक फैमिली का नुकसान हर किसी को एक इक्वल नुकसान ही है, ठीक है। तो इन दैट मैनर यहाँ पर बात की है कि अगर कोई भी नोशन है और वहाँ पर कोई भी गलत चीज़ हो रही है और उस पर अगर सही वॉइस को दबा दिया तो नुकसान किसको होगा? ह्यूमन काइंड को, ठीक है। वहीं पर अगर कोई सही नोशन है, कोई सही बात है, लेकिन उसके ऊपर रॉन्ग ओपिनियन थोपा जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, तो उसके नुकसान किसको होंगे? ह्यूमन काइंड को, ठीक है। इन टोटल ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यही कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल के व्यू में देखोगे तो ये कितनी बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। सपोज़ करो, अगर 1 मिनट के लिए अगर तुम सोच के भी देखो ना, तो भी बहुत डरावना लगता है अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना हो तो, ठीक है। आप अपनी गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स के नाम पे क्या मतलब, क्या डेमोक्रेसी फिर क्या रह गई, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है राइट ओपिनियंस को प्लेस देना सोसाइटी के अंदर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इन द फील्ड ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल बिलीफ, truth rather than being of one view or the other emerges from the conflict of two or more opposing views. It is only freedom of expression that facilitates the airing out of several views. देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, छोटे से लेवल पे इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ आपको। सपोज कीजिए 2 सिबलिंग्स आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। होता क्या है, एक दूसरे की पोल खोलता है, दूसरा उसकी पोल खोलता है, ऐसे ही सच बाहर आता है, ठीक है। लेकिन अगर वो दोनों लड़े ही ना, दोनों बात ही ना करें, तो सच बाहर आएगा क्या? नहीं आएगा सच बाहर। तो वही चीज़ है। और एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो होती है ना कई बार। आप लोग 3 फ्रेंड्स हो, ठीक है, चुगली कर दी इधर की उधर। अगर आप अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज़ नहीं करोगे, आप बात नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, हालांकि ये कम्युनिकेशन का ज़्यादा एग्जाम्पल है, बट स्टिल एक्सप्रेशन भी तो आता है ना। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे कि आपको कितना बुरा लगा है कि आपके दोस्त ने वो बोला था कि तूने ऐसा बोला मेरे बारे में, तो अब तक सच्चाई कैसे बाहर आएगी? तो दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए? ताकि सच जो है वो बाहर आ सके, ठीक है। हम लोग, जो हमारी कंट्री है, मोस्टली सोशल और पॉलिटिकल बिलीव्स पे चलती है, ठीक है। अब इस बीच में यहाँ पर सपोज कर लो 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते हैं, तो जब तक उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, या जब तक और ज़्यादा ओपिनियंस बाहर नहीं आएंगे दोनों साइड से, तब तक सच बाहर नहीं आएगा। हमारे पॉलिटिक्स में भी तो ये होता है, ऑपोजिशन क्या करती है, जो रूलिंग पार्टी होती है उसको हमेशा चेक करती रहती है, हमेशा उसके ऊपर चाहे झूठे हो चाहे सच्चे हो, कुछ भी हो, लेकिन झूठे अगर दावे भी करती है तो उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होती है, तभी पता चलता है कि दावा झूठा था या सच्चा था,
तो इसलिए भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि ओपिनियंस और अपोजिंग व्यूज़ बाहर आए, क्योंकि उन्हीं अपोजिंग व्यूज़ की वजह से ही सच बाहर आता है, ठीक है, ट्रुथ जो है वहाँ से बाहर आता है। थर्ड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन थ्रो अप राइट व्यूज़ एज वेल एज रॉन्ग। ये भी होता है कि कोई भी अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से, यही तो होता है पॉलिटिक्स में, वो सही व्यूज़ भी फेंक सकता है, गलत भी फेंक सकता है, गलत भी बोल सकता है, सही भी बोल सकता है, सच या झूठ कुछ भी। बट इवन व्यूज़ दैट आर रॉन्ग और फॉल्स शुड नॉट बी सप्रेस्ड एज दे मे कंटेन एलिमेंट्स ऑफ ट्रुथ। सच एलिमेंट्स ऑफ ट्रुथ मे बी lost such elements of truth okay such elements of truth may be lost to humankind if freedom of expression is not exercised. Okay, it's very important thing. Such elements of truth may be lost to the humankind if freedom of expression is not exercised. Yes, अब देखो, ये लोग बोल रहे हैं कि जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो सच भी बोला जा सकता है, झूठ भी बोला जा सकता है। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करती है, एक ने इल्ज़ाम लगाया, दूसरा उसका जवाब देता है, फिर वो वापस बोलता है, फिर वो वापस बोलते हैं। इन्हीं जवाबों के बीच में उनसे चूक होती है और तभी सच बाहर आता है। यही एक तरीका, चुप अगर दोनों बैठे रहेंगे तो कभी सच बाहर आएगा ही नहीं। अगर दोनों साइड्स चुप हो गए तो कभी पॉलिटिक्स में ना तो लड़ाई होगी, ना कभी सच बाहर आएगा, ना कभी झूठ बाहर आएगा, कुछ भी नहीं होगा। कि स्टिल ऐसा हो ही नहीं सकता वैसे, बट ये ज़रूरी है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से हमने माना कि सच भी बाहर आता है, झूठ भी बाहर आता है, लेकिन उन्हीं झूठे और रॉन्ग क्लेम्स के अंदर ही सही ट्रुथ के एलिमेंट्स भी आते हैं। मतलब वहीं से वो हुक्स मिलते हैं जहाँ से हम सच को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो गलत एक्सप्रेशंस भी होते हैं उसको भी हमें सप्रेस नहीं करना चाहिए, उसको भी आने दो, उसमें से भी हम ढूंढ निकालें, क्योंकि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच के आगे झुकता ही है, ठीक है। सो सच इज सच, ट्रुथ इज ट्रुथ, राइट। तो वही चीज़ उन्होंने बोली है जे एस मिल ने, जॉन स्टॉर्ट मिल ने, कि आप जो रॉन्ग व्यूज़ है ना उनको भी सप्रेस मत करो, उनको भी आने दो, क्योंकि उन रॉन्ग व्यूज़ के अंदर ही, रॉन्ग ओपिनियंस के अंदर भी ट्रुथ के एलिमेंट्स मिलेंगे। इसलिए भी सोसाइटी के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज़रूरी होता है, टू ब्रिंग द राइट थिंग आउटसाइड, ठीक है। अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा तो ऐसे ट्रुथ के जो एलिमेंट्स होंगे वो ह्यूमन काइंड को पता कैसे चलेंगे। ओके, लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट, fourth statement, basically what John Stott has stated, why freedom of expression is important. Even prevailing views that are true and right need opposition to reinforce their truth and to prevent themselves from being frozen into inherent clinches. Indeed, it is only by being exposed to contradictions that views become reliable guides for action. अब ये बोल रहे हैं कि जो हमारे प्रिवेलिंग व्यूज़ हैं, आज जो हमारे ओपिनियंस है या व्यूज़ हैं किसी चीज़ को लेकर, वो सच है, वो सही है, उनको भी अपोजिशन की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? ताकि वो सिर्फ रद्दी की तरह कहीं पड़े ना रहे, वो सच या जो व्यूज़ हैं उनको बार बार जब पॉइंटर किया जाएगा तब वो और ज़्यादा वॉइस्ड अप होकर बाहर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जेंडर इक्वालिटी, जिसमें हम वुमेन्स को इक्वालिटी देने की बात करते हैं विथ मेन। अब अगर एक बार इसको बोल के छोड़ दिया कि हाँ जेंडर इक्वालिटी देनी है, ठीक है, ट्रुथ है, इसके ऊपर वापस कोई क्लेम, कोई कॉन्ट्रडिक्शन या कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये बस एक स्टेटमेंट की तरह पड़ा रहेगा रद्दी के हिसाब से। लेकिन बार बार जब इस पर क्वेश्चन होंगे, बार बार इंसिडेंट्स होंगे जहाँ पर इस टॉपिक को बार बार डिस्कस किया जाएगा, जेंडर इक्वालिटी को, ठीक है, बार बार उन एग्जाम्पल्स या रोल मॉडल्स को देखा जाएगा जो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, या जहाँ पर बड़े बड़े कंपनीज़ में जहाँ बॉस की चेयर जो है फीमेल संभाल रही है, प्लेन्स उड़ा रही है, नई नई पायलट्स आ रही है, अब तो एनडीए में भी गर्ल्स आर अलाउड। तो ये बार बार जब टॉपिक्स आएंगे तो बार बार ये ओपिनियंस को डिस्कस किया जाएगा और ट्रुथ को और ज़्यादा स्पेस मिलेगा, हर वक्त वो लाइमलाइट में रहेगा। वो जो व्यू पॉइंट है, जो सही व्यू पॉइंट है, जो सही ट्रुथ है, वो लाइमलाइट में हमेशा रहेगा। इसलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी ज़रूरी है। According to Mill, it is the clash of views facilitated by the freedom of expression that provides the intellectual impetus for thought, discussion and progress. मिल कहते हैं कि जो क्लैश ऑफ व्यूज़ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, क्योंकि इसी से बेटर ओपिनियंस बाहर आते हैं, लोग सोचते हैं, डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर प्रोग्रेस होती है। उस एक टॉपिक के ऊपर, एक जगह पे या एक गलत जगह पे भी कह सकते हो, कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं रहती, लोग डिस्कस करते जाते हैं, बात करते रहते हैं, उस टॉपिक पे और ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। डिस्कशन या आप कह सकते हो कम्युनिकेशन इज अ की, राइट। मिल इज convinced that without such freedom society finds itself
बाय डॉगमा। मिल कहते हैं कि बिना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इस सोसाइटी के अंदर कोई मतलब नहीं है, लिबर्टी या फ्रीडम का, है ना, बिना इस फ्रीडम के कोई सेंस नहीं बनता। बिलीव्स हेल्ड बाय सच अ सोसाइटी degenerate into prejudice and opinions lack a rational foundation. Individuality enables a human being to choose rather than blindly follow accepted modes of behavior, customs and practice. Individuality important क्यों है? क्योंकि जब तक कोई भी ह्यूमन अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस नहीं करेगा और सिर्फ भेड़ चाल चलेगा, तब तक कोई भी नई चीज़ या बेटर चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ह्यूमन काइंड के लिए, ठीक है। हर किसी को भेड़ चाल में चलकर वो ये बोल रहे हैं कि ये पार्टी गलत है इसलिए ये पार्टी गलत है, अगर सब कहते चले गए तो हो गया देश का कल्याण, ठीक है। मतलब फिर क्या मतलब हो गया? आपको खुद, मैं आई ऑलवेज से बीइंग अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, चीज़ों को एनालाइज करना, उनको प्रोसेस करना, राइट सोर्सेस से राइट इन्फॉर्मेशन लेना भी आजकल के टाइम में एक चैलेंज है। कुछ भी गलत शलत कहीं पे पढ़ के आप मत मानो और अपना ओपिनियन हमेशा रखो एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, जहाँ भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। कोई और नहीं सुन रहा, खुद बैठो और खुद से भी बात करना कोई गलत बात नहीं है। इट्स सेल्फ टॉक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड यू कैन हैव अ डिस्कशन इज विद योर सेल्फ, तो ये ज़रूरी है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। देयर इज नो pre-decided concept of the right and wrong way of life. The content of right choices depends on the kind of person one is. अगर हम राइट और रॉन्ग की बात करें तो ऐसी कोई भी एग्जैक्ट गाइडलाइन या एग्जैक्ट फ्रेम कहीं पे भी नहीं है जो कहती है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। इट्स हाउ यू डिस्क्राइब द थिंग, ठीक है। एक फैमिली के अंदर एक ही चीज़ को चार लोग सही कहते हैं, चार लोग गलत कहते हैं। हालांकि आई एम नॉट सेइंग कि वट एवर ऑल द थिंग्स दैट दीज टीनेजर्स से इज राइट, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द experience that the elder member of your families have, ठीक है। ऑलवेज बिलीव देम एंड ऑलवेज गो ऑन द पाथ दे से, ठीक है। तुम मत अपनी मन मर्जी किया करो, ठीक है। तो मतलब एक ही चीज़ को आप देख सकते हो ना, कुछ लोग सही बोलते हैं कुछ लोग गलत भी बोलते हैं, तो राइट और रॉन्ग का एक्चुअल में कोई फ्रेमवर्क नहीं है। उस चीज़ को आप खुद स्टडी करो, उसके प्रोज एंड कॉन्स में कौन से साइड ज़्यादा हैवी है, मतलब उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा है, वो देखो। रिस्क किस में, हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए लाइफ में, ये ध्यान रखना। रिस्क किसका ज़्यादा है, सब कुछ देख के समझ के उसके बाद राइट और रॉन्ग डिसाइड होता है, ठीक है। लेकिन जब तक भेड़ चाल चलोगे, अपनी खुद की इंडिविजुअल चॉइसेस को प्रेफरेंस नहीं दोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ये इंजीनियरिंग में जब सब लोग पढ़े रहते हैं, चले जाते हैं एक बार के लिए, फिर उनके साथ क्या होता है, दैट्स द रॉन्ग डिसीजन दैट द डे, ठीक है। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी करियर चॉइसेस को लेकर कोई यहाँ डिसीजन नहीं बता रही। जो तुम्हारी फैमिली बोल रही है वो फॉर श्योर जो तुमने सोच रखा है उससे बेटर है। अपनी हॉबीज़ को ठीक है करो, बट फैमिली के डिसीजन को कट आउट मत करो प्लीज़, वो गलत नहीं बोल सकते। एनीवेज लेट्स गेट अहेड। आप अपने आप को बेटर जानते हो, सो टेक डिसीजन फॉर योरसेल्फ। द कंटेंट ऑफ द राइट चॉइसेस डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पर्सन वन इज। इस लाइन को आप एक मूवी के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो। द वन, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट उस मूवी में भी यही चीज़ बोली है कि सही और गलत का कोई एक्चुअल वो नहीं होता, इट्स हाउ यू डिस्क्राइब द वे लाइफ, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। मिल डिफेंड्स द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी अगेंस्ट गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस एंड सोशल ट्रेनिंग, ठीक है। मिल बोलते हैं कि जो एक प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी है वो हमेशा अलाइव होना चाहिए लिबर्टी के अंदर। हर किसी को अपनी चॉइसेस, अपने एक्सप्रेशंस के लिए हक मिलना चाहिए, राइट चॉइस। ये मिलने भी बोला है, रॉन्ग को आप वैल्यू नहीं कर सकते, राइट ही होनी चाहिए। उसमें गवर्नमेंट और सोसाइटी का जो है इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। द स्पेयर ऑफ नॉन इंटरवेंशन इज एन इंडिविजुअल्स लाइफ डिमार्केटेड बाय ड्रॉइंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्टिविटीज़। अब जब मिल बोलते हैं ना कि द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, नॉन इंटरवेंशन होना चाहिए एक इंडिविजुअल की लाइफ में, सोसाइटी का और गवर्नमेंट का, तब मिल ये भी बोलते हैं कि आपका एक डिस्टिंक्शन, एक डिफरेंस आपको करके रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो हैं आपके लिए सेल्फ रिगार्डिंग है और अदर रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ है। कोई अगर ऐसी चीज़ है आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, वो आपकी सेल्फ रिगार्डिंग एक्टिविटी है, ठीक है। और उसके बाद अदर रिगार्डिंग एक्टिविटीज़, जैसे कोई आप ऐसी चीज़ कर रहे हो जिससे सबका लेना देना है, आपके आसपास आपकी फैमिली, उन सबका इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें आप सोसाइटी का तो नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन अपनी फैमिली का डिसीजन तो ऑफ कोर्स आपको उसमें लेना ही चाहिए, साथ में मिलके म्यूचुअल डिसीजन होना ही चाहिए। उसी तरीके से
अगर गवर्नमेंट का जब इंटरफेरेंस, अगर ऑफ कोर्स अगर आप कुछ इलीगल कोई अदर ऐसी एक्टिविटी करोगे तो उसमें तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आएगा, लॉ इंटरफेरेंस आएगा। तो हमेशा अपनी एक्टिविटीज़ को अलग रखो। सेल्फ रिगार्डिंग कौन सी है, अदर रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ कौन सी है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस आर एक्शंस ओवर विच द इंडिविजुअल इज सोवरेन। आपको पूरा हक है उन एक्शंस पे जो सेल्फ रिगार्डिंग आपसे रिलेटेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने लिए भी हार्मफुल डिसीजन आप नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना। वेदर एन एक्शन इज अदर रिगार्डिंग और इज ऑफ कंसर्न्स ऑफ अदर डिपेंड्स ऑन विच सच एक्शन इज हार्मफुल टू अदर्स। ठीक है, उसमें बोला है कि वेदर एन एक्शन इज अदर रिगार्डिंग। ठीक है, अब मान लो कोई एक ऐसा एक्शन है जो दूसरों के रिगार्ड में है और इज ऑफ कंसर्न टू अदर डिपेंड्स ऑन वेदर सच एक्शन इज हार्मफुल टू अदर्स। अब लेकिन जब आप दूसरा कोई एक्शन लेते हो, अदर रिगार्डिंग एक्शन लेते हो, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो दूसरों के लिए हार्मफुल ना हो। ठीक है, नाउ देयर कैन बी सेवरल इंस्टेंसेस वेयर द बाउंड्रीज बिटवीन सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस आर क्वाइट ब्लर्ड। कुछ ऐसे एक्शंस भी हो सकते हैं जहाँ पर आप ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि ये जो एक्शन है वो आपसे रिलेटेड है या आपके आसपास या अदर रिगार्डिंग एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, एडिक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल टू ड्रग्स, ठीक है, इज सच अ सेल्फ रिगार्डिंग एज एन अदर रिगार्डिंग इशू। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। मतलब कुछ ऐसे ये बोल रहे हैं कि एक्शंस होंगे आपके जहाँ आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि वो सेल्फ रिगार्डिंग है या अदर रिगार्डिंग है। अब यहाँ पर ड्रग्स का एग्जाम्पल लिया है। सेल्फ रिगार्डिंग कैसे होगा कि वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप ले रहे हो, लेकिन उससे आपकी फैमिली को नुकसान है, सोसाइटी को नुकसान है, पूरी सोसाइटी को नुकसान है। एक एंटी सोशल ह्यूमन बीइंग एक सोसाइटी को फेस करना पड़ सकता है, तो वो पूरी सोसाइटी के लिए डेंजरस है। तो ये तो गलत हो गया, इट्स नॉट अ लिबर्टी, ये कोई चॉइस या कोई सही डिसीजन नहीं है। ठीक है, ओके, अदर रिगार्डिंग टू काउंटर दिस सम रीडिंग on Mill state that a self-regarding action cannot be viewed as other regarding if it causes offense। अगर आपके किसी भी एक्शन से किसी को भी कोई ऑफेंस होता है तो वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन नहीं है। इट कैन बी व्यूड एज ओनली इफ इट कॉजेस इंजरी। दिस exempts intervention of self-regarding actions on grounds of moral beliefs as to appropriate from social behavior। वही चीज़ बोलिए, इन्होंने लंबा चौड़ा करके बोले कि आपका कोई भी जो एक्शन है, जो JS मिल, जॉन स्टॉर्ट मिल जो बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी हमेशा मेंटेन रहना चाहिए और एक इंसान की लाइफ में जो उसकी पर्सनल चॉइस होती है उस पर सोसाइटी या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, हार्मफुल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अब इसमें बोला है कि आप जो अपने सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होते हैं प्लीज़ ऐसे रखो कि वो ना तो आपको नुकसान पहुंचाए ना किसी और को नुकसान पहुंचाए, सिंपल एज दैट। और अदर रिगार्डिंग एक्शंस में इन्होंने बोला कि वो भी किसी और को हार्म करे, ऐसे एक्शंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा लिबर्टी अ लिबरल गुड। इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन दिस लेक्चर कहीं भी कोई डाउट है, यू कैन जस्ट ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शो योर लव। Thank you.